गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज 9 नवंबर है और वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ एनालिसिस। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आप लोग न्यूज़ देखते भी हैं? क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग वीडियो ही आ रहे हैं बट इसमें भी समय लगता है, मेहनत लगती है, तो मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोग अटेंड करते भी हो या नहीं, आपका फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो कमेंट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे जो भी आज मैं पूछूंगी, और वो ये भी बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम लोग फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 का ये समिट अभी ऑर्गेनाइज़ किया गया इंग्लैंड में, ठीक है। और इंग्लैंड में एक जगह है ब्लेचले पार्क, वहीं पर ये जो पूरा समिट है उसको मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो आपसे पहला सवाल क्या बन सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया? तो ये इंग्लैंड में किया गया, ब्लेचले पार्क में, ठीक है। दूसरी चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। इसका मतलब होता है जितने भी आपके आज के समय में इंटेलिजेंस, और वो भी टेक्निकल इंटेलिजेंस पर चल रही चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि रोबोट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या मशीनरीज़ का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है कि इंटेलिजेंस तो है लेकिन वो लोगों में नहीं बल्कि मशीनों में है, तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये इतना क्लियर रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है, इसको ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और पहली बार कोई ऐसा समिट ऑर्गेनाइज़ किया गया 28 मेजर देशों के द्वारा, जो बहुत मेन देश हैं, अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त, ये सारे लोग ने मिल करके 28 प्रमुख देशों ने पहली बार ऐसे किसी शिखर को आयोजित किया। और इस सम्मेलन को कहाँ किया गया? ब्लेचले पार्क, इंग्लैंड में। तो इसका नाम ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन भी रखा गया है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन कहाँ पर है या किस चीज़ से संबंधित है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी से संबंधित है। और इस तरीके का ये पहला एआई सेफ्टी समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत का क्या इसमें रुख रहा, भारत की तरफ से क्या बातें कही गई? तो भारत ने जो अपना स्टैंड है, अपना जो रुख है, उसको जो शिफ्ट है ना करते हुए यहाँ पे जितने भी जोखिम भरी चीज़ें हो सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, जो भी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस पर फोकस किया कि जो हार्म अप्रोच है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। यहीं पे एथिक्स को भी डालने की कोशिश की गई। एथिक्स आपका जीएस पेपर 4 है और बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, याद रखिएगा। भारत में खास करके आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एथिक्स को अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और भारत अपने हर एक नए इवेंट में या बाकी किसी भी नए अनुसंधान में एथिक्स को लाने का प्रयास करता है। तो इंडिया ने यहाँ पे भी जो एथिकल नॉर्म्स होने चाहिए, मतलब कि कुछ नैतिक आधार होने चाहिए, एआई टूल्स को इस्तेमाल करने के कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, उसका लोगों पर गलत प्रभाव पड़ रहा हो। तो वो सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने के लिए भारत ने यहाँ पे गुजारिश की है। इस पूरे समिट में भारत ने जो भी अपने कंसर्न्स हैं उसको रखा है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो। एक रेगुलेटरी बॉडी को बनाने का भी प्रावधान रखा है। रेगुलेटरी बॉडी क्या करेगी? तो अगर किसी भी तरीके का एआई का अनएथिकल इस्तेमाल होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पर उसको रेगुलेट किया जा सकता हो, ठीक है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 भी भारत लेकर के आ रहा है, जिसमें कि वो इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने के साथ साथ में जो इसके कंसर्न्स हैं, जो इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लूप होल हो सकते हैं, उनको भी ख़त्म करने की बात के द्वारा प्रयास किया जाएगा। आई होप आपको ये वाला न्यूज़ क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिमाग में रखिएगा।
नोट डाउन कर सकते हैं तो ज़रूर नोट डाउन करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक बार ज़रूर पढ़ा कीजिए, जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हैं उसको दोबारा ज़रूर पलटा कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आप लोगों ने सुना होगा। ये योजना आज का नहीं है, 2020 में जब कोरोना काल आया था, हर तरफ लॉकडाउन हो गया था, बहुत तबाही मच गई थी, उस समय में ही इस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और अभी उसको आगे बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका जो ख़त्म होने का इसका समय था वो 2022 तक ही था, मतलब उसके बाद फिर इसको दिसंबर में 2022 में बढ़ाया गया, 2023 तक किया गया और अब दिसंबर 2023 में फिर इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? ये किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए है, खास करके ऐसे लोगों को जो कि गरीब हैं, जिनके पास अनाज नहीं है, जिनके पास पैसे भी नहीं हैं। तो इसमें सिर्फ किसान नहीं बल्कि हर कोई जो कि गरीबी रेखा से नीचे आता है, उनको 5 किलो फ्री फूड ग्रेन और ये सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक तरीके से फूड सिक्योरिटी एक्ट का भी पार्ट है, लेकिन इसको 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के बाद लॉन्च किया गया था। तो आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा, इसको बढ़ा दिया गया है। न्यूज़ क्या है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जहाँ पे कि लोगों को फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं, फ्री में अनाज दिया जाता है महीने भर का, जितना भी होता है उसमें, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन हाँ इतना दिया जाता है कि आपका काम चल जाए। उसको एक्सटेंड किया गया है अगले 5 सालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्या किसी को मालूम है सुबनसिरी क्या है? तो सुबनसिरी एक नदी है, राइट। नदी ये किस तरफ है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, वेस्ट इंडिया में है, कहाँ पर है सुबनसिरी? अगर रिवर की बात करें तो लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में है। भारत का ये लार्जेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी अभी बन रहा है, यानी बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। और इसमें अभी प्रॉब्लम आ गई, कुछ भूस्खलन हो गया और भूस्खलन के होने की वजह से जो उसका डाइवर्जन था वो बंद हो गया, सुरंग में बंद हो गया, एक तरीके से प्रवाह बंद हो गया। तो ये कई सारी समस्याएं वहाँ पर अचानक से आ गई और उसके बाद वहाँ का जो रिवर बेड है वो सूखने लग गया, वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़तरे में आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर उस पर फिर ध्यान दिया गया, फोकस किया गया। 2005 में जब ये पूरा प्रोजेक्ट आया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया लोगों ने, क्योंकि इस परियोजना के शुरू होने के साथ में कई सारी समस्याएं वहाँ लोकल लोगों को आ गई। लैंडस्लाइड होने की वजह से जो पूरा वहाँ का आप कह सकते हैं एक्वेटिक लाइफ है या वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ है, उसको काफ़ी ख़तरे में पड़ गई थी। तो इसीलिए ये अक्सर न्यूज़ में बना रहता है। बट सुबनसिरी जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। ये सुबनसिरी विच फ्लोज अलोंग द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के ये गुजरती है। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी भी है सुबनसिरी, याद रखिएगा। जो सुबनसिरी नदी है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी भी है। और इस पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए आपको इसको दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इनमें से कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो 3 नदियां हैं, बराक, लोहित और सुबनसिरी। एक तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया, अभी सुबनसिरी आपको पता चल गया। बराक और लोहित में कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आप आंसर कैसे गेस करेंगे, जिसमें 3 है वो होगा, तो यानी ए वाला ऑप्शन कट गया, बी, सी और डी। अब क्या ये तीनों नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती हैं? तो अगर किसी को पता है कि इनमें से बराक जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है,
तो आप आंसर फटाफट गैस कर सकते हैं कि बी होगा, लोहित और सुबनसिरी। अगर किसी को ये नहीं मालूम बराक के बारे में, बराक भी अक्सर न्यूज़ में ही रहता है, नहीं पता तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन के चांस आपके बढ़ जाएंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अगला न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। रशिया ने अपने आप को बाहर कर लिया है एक ट्रीटी से जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, CNTBT। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको CTBT के नाम से भी जाना जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। रशिया ने इससे बाहर अपने आप को कर लिया है। तो इस वजह से CTBT से सवाल अब पूछे जा सकते हैं। क्या है ये CTBT, कैसा ट्रीटी है ये? ट्रीटी मतलब संधि, समझौता। कैसा ट्रीटी है? इसमें जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, चाहे वो मिलिट्री हों या सिविलियन पर्पस से किए गए हों, सारे एनवायरनमेंट में उसको बैन किया जाता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आप नहीं कर सकते, ना ही सैन्य और ना ही सिविल, तो इसको बैन किया जाता है। ट्रीटी वॉज नेगोशिएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा में 1994 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA ने इसको अडॉप्ट किया था 1994 में, ठीक है। इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था और वहीं पे उसके बाद लोगों ने इसको साइन करना स्टार्ट किया। 187 कंट्री हैं जिन्होंने अभी तक CTBT को साइन कर लिया है। इसमें रशिया, US ये सब आते हैं एंड लेकिन 8 देश जो हैं वो अभी भी इसमें एंटर नहीं किए हैं, ठीक है। तो 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने कि साइन तो कर लिया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, और उसमें से यूनाइटेड स्टेट भी एक है। भारत ने इसको ना तो साइन किया है और ना ही रेटिफाई किया है, ठीक है। तो CTBT के बारे में ये जो जानकारी है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, रशिया ने इससे अपने आप को बाहर कर लिया, यूनाइटेड स्टेट ने इसको साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, पुष्टि नहीं की है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। प्लीज़ नोट डाउन करेंगे, रिवीजन ज़रूर करेंगे और मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपका कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। एक लास्ट न्यूज़ आज का हम देखेंगे, वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। क्या नाम है? वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। तो इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। एम्स टू एम्पावर वुमेन इन वाटर गवर्नेंस। महिलाओं को जो जल का पूरा देख रेख होता है, गवर्नेंस है, प्रशासन है, जल प्रशासन, वहाँ पर और ज़्यादा जगह देने के लिए, एम्पावर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स का ये कैंपेन है जो उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। वुमेन विल विजिट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो महिलाएं हैं वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जाएंगी, घूमेंगी एंड इसमें 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHGs हैं जिनको कि इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनको कि इसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा एंड इसमें जेंडर इक्वलिटी पर फोकस किया जा रहा है, महिलाओं के रोल को बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरीके से आप समझ लें कि जल संरक्षण में महिलाओं के योगदान को और बढ़ाने के लिए ये स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। आई होप इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। किसी को अगर परेशानी हो, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। जल्दी मिलते हैं कल सेशन में। थैंक्स अ लॉट।